भागलपुर में बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। शनिवार को आयोजित इस परीक्षा के लिए जिले में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा को 23 जोन में बांटकर आयोजित किया गया था, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद जब अभ्यर्थी केंद्र से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। कई परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र सामान्य और अपेक्षाकृत आसान रहा। हालांकि करंट अफेयर से जुड़े कुछ सवाल थोड़े चुनौतीपूर्ण जरूर लगे। कुल मिलाकर परीक्षा किसी व्यवधान के सकुशल संपन्न हुई। अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी है। क्वेश्चन में ठीक थी, थोड़ा सा क्या इकोनॉमिक सर्वे और क्या बजट से थोड़ा डाटा अधिक क्या पूछा गया था और करेंट क्या पुराना हिस्ट्री थोड़ा ठीक प्रश्न था, क्या मॉडरेट टाइप का मतलब क्वेश्चन था और साइंस भी मतलब मॉडरेट थे और क्या ज्योग्राफी भी थोड़ा क्या मॉडरेट थे और उसके बाद थोड़ा सा करंट का मतलब इशू था, जो करंट थोड़ा मतलब ओल्ड मतलब पूछे गए थे, करंट थोड़ा ओल्ड पूछे गए थे। बाकी ओवरऑल पेपर ठीक था, मॉडरेट तो मतलब आप इजी भी कर सकते हैं। कितना तक जाने का उम्मीद है? अभी तो नहीं, अभी तो कट ऑफ नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी कितने लोग सब लोग कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही है, उस हिसाब से अपना क्या लग रहा है? पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं? हाँ, मेरा तो पीटी हो जाएगा। अच्छा हुआ है, एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और मेरा साइंस ठीक है, अच्छा हुआ और क्या हिस्ट्री अच्छा हुआ, क्या ज्योग्राफी अच्छा हुआ, पॉलिटी भी ठीक हुआ। भागलपुर से बड़ी खबर। टोटो चालक से छिनतई, मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी नवनीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अब्जूगंज निवासी टोटो चालक धीरज कुमार के साथ मारपीट और छिनतई के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। कार्रवाई के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छोटी मस्दी निवासी देव ठाकुर उर्फ कल्लू, बड़ी मस्दी निवासी सुभाष कुमार चौधरी उर्फ राजा और कुम्हार गली निवासी ओमकार रजक उर्फ काली के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 4 मोबाइल फोन, 3 गोली के खोखे, लूटा गया मोबाइल और एक टोटो बरामद किया है। डीएसपी ने यह भी बताया कि देव ठाकुर और ओमकार रजक के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं सुल्तानगंज पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप है और आम जन में पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ है। कल दिनांक 12/9/2025 को सुल्तानगंज थाना में एक सूचना मिली कि एक जो वादी हैं उनके द्वारा सूचना मिली कि उनके द्वारा उनसे 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हथियार दिखाकर एवं मारपीट कर उनका टोटो, मोबाइल एवं कुछ रुपए लूटने की बात, उन्होंने छीन लेने की बात बताई गई। तो इस संदर्भ में सुल्तानगंज थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज किया गया और सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया। इसके बाद हम लोग सुल्तानगंज थाना की एक टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा आसूचना संकलन किया गया। आसूचना संकलन करते हुए कुछ तकनीकी एवं मानवीय सूत्रों के सहारे हम लोग इस कांड के में बनाए जो 3 अभियुक्त थे उन तक पहुँचे। पहले इस घटनाक्रम में इस जो भी हम लोग ने इस उद्भेदन के क्रम में हम लोग सबसे पहले देव ठाकुर उर्फ कल्लू, जो कि 27 वर्ष के लगभग हैं, पिता अनिल ठाकुर के घर पहुँचे और इनके द्वारा फिर इनसे पूछताछ की गई। इनके द्वारा फिर जो भी आगे का कुछ सूत्र बताया गया। सूत्र के अनुसार फिर हम लोग ओमकार कुमार रजक उर्फ काली, जो कि इस घटना में संलिप्त थे, इन दोनों के इनके घर पहुंचे। फिर इन दोनों के द्वारा जो भी बताया गया उसके अनुसार हम लोग तीसरे व्यक्ति जो कि इस घटना में संलिप्त थे, सुभाष कुमार चौधरी उर्फ राजा, उम्र 26 वर्ष, पिता विजय चौधरी, साकिन बड़ी मस्दी, थाना सुल्तानगंज के घर पहुंचे, जहां पर छापेमारी करने के क्रम में जो लूटा गया मोबाइल था वो बरामद किया गया तथा एक देसी कट्टा जिसको दिखाकर भय उत्पन्न कर वादी से छीना गया था उसको बरामद किया गया। उसके साथ 3 खाली खोखा हम लोगों को बरामद हुआ है और जो भी चीज़ें इसमें थी इसको बरामद कर लिया गया है तथा इन तीनों की संलिप्तता इन लोगों ने स्वयं स्वीकार भी की है। इसके अलावा जो भी इसमें तीनों अभियुक्त हैं उनके
उसका आपराधिक इतिहास पता किया गया। तो अभी फ़िलहाल में हम लोगों को देव ठाकुर के ऊपर एक सुल्तानगंज थाना में ही 228-21 कांड संख्या दर्ज है। एक केस मिला है। इसके अलावा ओमकार रजक के विरुद्ध एक 222-22 केस सुल्तानगंज थाना में ही दर्ज है। इन दोनों का 2 आपराधिक एक आपराधिक इतिहास मिला है और तीसरे व्यक्ति के और इन लोगों के ऊपर अन्य थानों से भी हम लोग आपराधिक इतिहास का प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित का नाम पता सर? आवेदक का नाम आवेदक में पीड़ित आवेदक उन्होंने ही आवेदन दिया था। नहीं सॉरी, हाँ, उसके भाई ने आवेदन दिया था। धीरज कुमार उनका नाम है और हीरा कुमार के द्वारा आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ था। बरामदगी में एक टोटो है, लूटा गया मोबाइल है एवं 3 अन्य मोबाइल हैं जिनको हमने जब्त किया है। एक देशी कट्टा है, 3 खोखा है। भागलपुर में जितिया पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई। शनिवार को शहर की गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और गंगा स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान किया। परंपरा के अनुसार गंगा स्नान के बाद ही महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। घाटों पर पुलिस बल और आपदा मित्र की तैनाती की गई। सफाई और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए। जितिया पर्व का खास महत्व है। महिलाएं यह व्रत अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करती है। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ यह पर्व अगले दिन उपवास और पूजा अर्चना के साथ संपन्न होगा। अपना बाल बच्चा को अकम्मा रखे, उसका जो आयु है और लंबा हो, ये सब ड्यूटी लगाया गया है। हम लोग को जितिया पर्व के लिए के ड्यूटी लगाया गया है। हम लोग आपदा मित्र हुए, हम लोग को नोडल पदाधिकारी जो कि हमारे सीओ साहब हैं जगदीशपुर प्रखंड के, हम लोग को वही ड्यूटी लगाए हैं यहाँ पे जितिया पर्व को लेके। इस तरह का जघन्य अपराध अभी तक हमने बिहार में नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे रेलवे का सबसे बड़ी लापरवाही है। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति बचाने के तमाम दावों के बीच नौगछिया से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। रेलवे परिसर के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खड़े एक बड़े पाखड़ के पेड़ को काट दिया गया। इस पेड़ पर सालों से सैकड़ों पक्षियों का बसेरा था। पेड़ कटते ही लिटिल कॉर्मोरेंट और लिटिल एग्रेट प्रजाति के सैकड़ों नन्हे चूजे नीचे आ गिरे। कई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल अवस्था में तड़पते रहे। यह मंजर देखकर स्टेशन पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के समय मौजूद रेलवे कर्मियों ने न केवल लापरवाही बरती, बल्कि मौके पर मौजूद पर्यावरण प्रेमियों और पत्रकारों को धमकाने तक की कोशिश की। सूचना मिलने के बाद पत्रकारों ने डीएफओ को खबर दी। फिर रेंज ऑफिसर मौके पर पहुंचे और सभी बचे हुए चूजों को रेस्क्यू कर सुंदरवन ले जाया गया। लेकिन अब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या रेलवे पर्यावरणीय नियमों से ऊपर है? क्या पेड़ काटने से पहले वन विभाग की अनुमति ली गई थी? और आखिर इस पर्यावरणीय अपराध की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ पक्षियों का घोंसला उजड़ना नहीं, बल्कि प्रकृति की हत्या है। अब देखना होगा कि इस लापरवाही पर कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। क्या कहेंगे, तो मान लीजिए ऑटोमेटिक एथी कर दिया है, तो इसमें तो कोई है अभियुक्त नहीं। अगर अभियुक्त रहता तो उसको गिरफ्तार कर लेते। कोई सूचना दी गई थी? हाँ, सूचना मिला है तब ना आए हैं। नहीं, पेड़ काटने की सूचना दी गई थी? नहीं, कोई सूचना नहीं था। वन विभाग क्या करेगी कार्रवाई? कार्रवाई तो जो होगा अभियुक्त तो धराएगा तब जाएगा भीतरे। अब तक कितने पक्षी मिले हैं? कौन पक्षी मिले हैं? 12 पक्षी है। ये कौन पक्षी है? पनडुब्बी, पनकोवा। 12 जीवित है और दर्जनों मारा। रेलवे वाला भी गलत है ना, लेकिन यहाँ पे रेलवे का सबसे बड़ी लापरवाही है। जो ये नज़र के सामने शिक्षित हो करके रेलवे साहब के इंस्पेक्टर एक पद होता है, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि पक्षी को हटाएंगे, तो बहुत गलत है, नाइंसाफ़ी है। हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे जो भी है। इस तरह का जघन्य अपराध अभी तक हमने बिहार में नहीं। पेड़ क्यों लगाते हैं, किसके लिए? क्या सिर्फ हमारे लिए? क्या हम सिर्फ मानव इकोसिस्टम का एक कड़ी है? कार्रवाई जब कोई भी किसी भी मामले में अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ख़ास करके पक्षियों के मामले में, जहाँ हम लोग एक तरह से क्लाइमेट चेंज से हम लोग जूझ रहे हैं। अभी पूरा दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, और वैसे स्थिति में अगर हम किसी एक भी पक्षी को मारते हैं तो ये इसका इफेक्ट पूरे ग्लोबल स्तर पर पड़ता है, पूरा इंटरनेशनल मामला है।
तो आप इस हिसाब से आकलन कर सकते हैं। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के भीकनपुर इलाके में रेलवे द्वारा बनाए जा रहे अंडरपास को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंडरपास का आकार इतना छोटा है कि इसमें से ना तो एम्बुलेंस गुजर पाएगी और ना ही बड़ी गाड़ियां, यहां तक कि मूर्तियों की विसर्जन का रास्ता भी बाधित होगा। इसी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हम लोग का जो मेन समस्या है ना, जो हम लोग का एक तो इधर 2 लाख की आबादी है, उसका जाने का मेन रास्ता यही है, और उसमें भी 7 फीट बाई 7 फीट का दिया गया है, लंबाई चौड़ाई 7 फीट। अब 7 फीट में ना तो एम्बुलेंस आएगा, ना अग्निशामक गाड़ियाँ आएगी। इवन की जो मूर्ति यहाँ हम लोग के यहाँ बैठाई जाती है उसका विसर्जन, इवन कि लोग जो ट्रांसफ़र होके आएंगे यहाँ, वो लोग कैसे आएंगे अपना ट्रक लेके और अपना सामान लेके। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं ये। इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये 7 फीट बाई 7 फीट को बढ़ाया जाए, 21 फीट बाई 15 फीट किया जाए। हम लोग की मांग ये है कि अंडरपास को देखते हुए अंडरपास की चौड़ाई और लंबाई 7 फीट की चौड़ाई दे रही है और लंबाई हाइट में जो है लगभग 10 फीट की दे रही है। उसमें जो है कि हम लोग का न एम्बुलेंस जा सकती है, न उसमें जो है कि बड़ी वाहन आ सकती है, न प्रतिमा 8-10 प्रतिमा इस रूट से जाती है। और मुस्लिम समुदाय द्वारा भी ताजिया जो है कि इधर से मुहर्रम में वो सब आती है, इधर से जुलूस लेके जाती है, वो सब इसमें जो है कि जा नहीं सकती है। इसके लिए हम लोग रेलवे से मांग करते हैं कि इसको चौड़ाई और लंबाई को बढ़ाया जाए। विरोध की सूचना मिलने पर विधायक अजीत शर्मा खुद मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन अंडरपास का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे के DRM से फोन पर बात कर इस मसले को हल करने की मांग की। DRM को भी और रेल मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखा है। सरकार तो अभी NDA की है, मैंने पत्र 30/8 को लिखा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए जनता चाह रही थी कि फिर खुद से देखें, ये मैं देखने आया हूँ। फिर आज पत्र लिखूंगा। निश्चित तौर पर इसको सुधारना होगा। अगर नहीं सही करेंगे तो बिल्कुल ये गलत तरीके से बनना ये उचित नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ। हमने DRM से ही बात हुई है, पत्र भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ और मैंने भी पत्र लिखा है रेल मंत्रालय को, और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर सुनेंगे। इसकी जनता की आवाज, जनता की ताकत पे सरकार बनती है। छोटा मानक के अनुसार होता है। बिल्कुल ये छोटा बन रहा है, ये कभी ऐसा नहीं बनता है, ये गलत बन रहा है। इसका हम विरोध करते हैं और मैंने पत्र भी लिखा और निश्चित तौर पर सुधार होगा। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अंडरपास तय मानकों के मुताबिक नहीं बनाया जा रहा और इसे सुधारना जरूरी है। अब देखना होगा कि रेलवे इस पर क्या कदम उठाती है। आप लोगों ने चिट्ठी लिखा आज विधायक? हाँ, हम लोगों ने दिया है विधायक जी को। विधायक जी से क्या बातचीत? विधायक जी एश्योरेंस दिए हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बातचीत हुई है, DRM से भी बातचीत किए हैं ये, और हम लोग रेल मंत्रालय को भी सर ने चिट्ठी दिया है। ये सर का है चिट्ठी। 3 अंडरपास बनाए जा रहे हैं।
3 अंडरपास एक ही है, एक ही का तीन पार्ट। हाँ 3 पार्ट में अभी 2 पार्ट उसी का लंबाई चौड़ाई हम लोग को काफी छोटा है। जम्मू जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन उस वक्त हंगामे में बदल गया जब मंच पर ही 2 बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। घटना सोनो प्रखंड के बटिया दहिहारी इलाके की है। जानकारी के मुताबिक सम्मेलन शुरू होते ही बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी जेडीयू नेता संजय प्रसाद की समर्थकों में नारेबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते नारेबाजी बहस और फिर हाथापाई में बदल गई। हैरानी की बात तो यह रही कि खुद दोनों नेता भी इस विवाद में शामिल हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस बल हरकत में आई और दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराया। मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस हंगामे ने एनडीए की अंदरूनी खींचतान और वर्चस्व की जंग को साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि हंगामे के बाद पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल छोड़कर चले गए, जबकि सम्मेलन का मकसद कार्यकर्ताओं को एकजुट करना था, लेकिन यह ताकत प्रदर्शन का अखाड़ा बनकर रह गया। देखिए, उनको पहले समझदारी की कमी है। निर्दलीय विधायक वो कह रहे हैं तो उनको पहले ये सवाल हमारे नेता से पूछना चाहिए कि निर्दलीय विधायक मंत्री कैसे बना हुआ है। वो तो हमारे नेता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक जिसको बोल रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस निर्दलीय विधायक का समर्थन एनडीए को है और मैं एनडीए का पार्ट हूँ। जो भी समझदार व्यक्ति हैं, जब एनडीए का पार्ट हूँ तब आज मैं सरकार का सहयोगी भी हूँ, ना सिर्फ एनडीए का पार्ट हूँ, सरकार का सहयोगी हूँ। 3 बार सरकार का जो सहयोग रहा है उस सहयोग को हमने पूरा 3 बार सरकार का सहयोगी में बन के रहा हूँ। और नीतीश जी जब शपथ लिए हैं इस कार्यकाल में 2020 से लेकर 25 तक में, कोई बता दे कि मैं उनके साथ नहीं रहा हूँ। हमेशा उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहा हूँ और उनका मैं वफादार ईमानदार सिपाही हूँ। और उनका ईमानदार सिपाही होने के नाते मैं वैसे लोगों को कहता हूँ कि वो जो इस तरह की मनसा जो पाले हुए हैं उनका मनसा पूर्ण नहीं होने वाला। और आज चकाई की जनता के साथ साथ प्रदेश और केंद्र के भी नेता को जानकारी मिल गई कि क्या मनसा थी लोगों का था कि ये कार्यक्रम असफल किया जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी मेरे पास थी। भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए इस बार 16 बेंच बनाए गए। इन बेंचों पर रेलवे, बैंक, बिजली, जमीन जायदाद समेत कई तरह के लंबित मामलों का निपटारा किया गया। आपको बता दें कि साल 2025 में राष्ट्रीय लोक अदालत का यह 3रा आयोजन है। वक्ताओं ने कहा कि न्याय के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी जरूरी है। इसके लिए अदालत परिसर में एक खास सेल्फी पॉइंट बनाया गया। यहाँ आने वाले लोग तस्वीर खिंचाकर सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का मकसद है लोगों को तेज और आसान न्याय मिले, जिससे उनकी छोटी छोटी समस्याएं लंबी कानूनी लड़ाई में न फंसे। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी अपने संबोधन में मैंने इस बात को कहा कि निश्चित रूप से ये थोड़ी सी हम लोगों के लिए निराशा वाली बात है, दुर्भाग्य की बात है कि इतने ह्यूज नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग होने के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अपने हाई कोर्ट के द्वारा वेरियस स्टेप्स उठाए जाने के बावजूद भी हम लोग जो वांछित सफलता, जो हम लोगों का जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो रिज़ल्ट हम लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो संभवतः हमने जैसा एनालाइज किया, मुझे लगता है कि संभवतः मेरे अधिवक्ताओं में, लिटिगेंट्स में थोड़ी सी उसका अभाव है, मतलब जागरूकता का अभाव है। संभवतः वो अपने इसकी महत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम प्रयास ये करेंगे कि अपने कार्यकाल के दौरान मैं ये बिल्कुल प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोक अदालत, मीडिएशन और भी जो एडीआर सिस्टम के जो मोड्स हैं
केसेस के डिस्पोजल के, उसके संबंध में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास करो। देखिए, ये राष्ट्रीय लोक अदालत का जो यहाँ पे आयोजन हुआ है, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काफ़ी अच्छा माध्यम है। तो सभी लोगों से यही उम्मीद है कि जो विवाद, जो केसेस समझौते के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं, उसका निष्पादन हो सकता है, उसको अदरवाइज ना घसीटें, और इससे समय की भी बर्बादी होती है और व्यय की भी बर्बादी होती है। तो समय की बर्बादी ना हो, व्यय कम से कम हो और त्वरित न्याय मिले, इसी के लिए इसका आयोजन किया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन। जिला प्रशासन की ओर से सर जागरूकता के लिए कुछ प्रोग्राम? जिला प्रशासन की ओर से सदैव इसका जागरूकता के लिए विभिन्न अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं। वर्ष में 4 बार इसका आयोजन होता है, और जब भी आयोजन होता है उसके पूर्व हम 1 सप्ताह तक इसका लगातार प्रचार प्रसार करते हैं अपने जो हमारी प्रशासन की प्रणाली है उसके द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर टर्नअप हो और केसेस की संख्या कम से कम हो। हर बार की तरह जैसे ये तीसरी लोक अदालत है वर्ष 2025 की, और पिछली बार हम लोग को बहुत सफलता मिली थी। हम लोग का लक्ष्य है कि उससे बढ़ के, जो भी लास्ट टाइम हम लोग ने सेटलमेंट किए थे, उससे बढ़ के सेटलमेंट करें। तो इसके लिए 17-18 बेंचें हमने लगाई है, और रेलवे के केस है, इलेक्ट्रिसिटी के केस है, चेक बाउंसिंग के केस है, इस तरह के सुलहनीय जितने वाद हैं उन सबका निपटारा आज लोक अदालत में किया जाएगा। भागलपुर में विधानसभा चुनाव से पहले विकास योजनाओं का सिलसिला तेज हो गया है। विधायक अजीत शर्मा लगातार नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। वार्ड 25 के छोटी खंजरपुर मकबरा के पास 7 लाख रुपए की लागत से तैयार जलापूर्ति निर्माण योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा मकबरा स्थित धनंजय दास के घर से अंबेडकर बोरिंग होते हुए SM कॉलेज तक सड़क और नाला निर्माण योजना का शिलान्यास हुआ, जिसकी लागत 9 लाख से अधिक बताई गई। यही नहीं, ग्वाल टोली में भी एक और योजना का शिलान्यास किया गया। इस योजना के तहत मोड़ जैनुल के घर से अरुण यादव और रंजीत नंदन यादव के घर होते हुए स्वर्गीय प्रियव्रत सिंघा के घर तक सड़क और नाला बनेगा। इस परियोजना पर 13 लाख रुपए खर्च होंगे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और वार्ड काउंसलर मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव नजदीक और इस बीच शिलान्यास और उद्घाटन का दौर जारी है।